Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our lecture about simple linear correlation, chapter number 14. तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करते रहते हैं और लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो आपसे नहीं हुआ, ठीक हो गया, वो आपसे फुलफिल नहीं हुआ, तो उसको मैंने एक्सप्लेन करना है पहले, क्योंकि बच्चों को जो है वो क्वेश्चन जो था उसकी समझ नहीं आई। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई थी। ये प्रॉब्लम आई थी हमारे पास किस बच्ची को प्रॉब्लम आई थी, उसने मुझे कमेंट किया था कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ जी। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट उसने बोला था कि हमसे नहीं हुआ, तो हम उसको कर लेते हैं। देखते हैं कि बेटा आप ज़रा इस लेक्चर को ध्यान से सुन लें। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट के फोर्थ पार्ट के बारे में स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें इसकी समझ नहीं आई, तो बच्चे वो इस लेक्चर में शामिल हो रहा है। डिटर्मन द एस्टिमेट रिग्रेशन इक्वेशन वाई हैट ए प्लस बी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये उसने केस दिए हुए हैं क्योंकि उसने आपको कैलकुलेटेड वैल्यूज़ दी हैं, उसने आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने जो हैं वो फार्मूला सेट करने हैं। तो देखें, हमने जो फार्मूला सेट करने हैं वो हमारे पास n8 है, x बार 7 है, y बार 5 है, समीशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू 364 एंड समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 132। ठीक है, बच्चों को ये समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे b का फार्मूला कौन सा पुटअप होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसमें कौन सा पुटअप होगा। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशंस ने में उसने हमें दिया हुआ है एन एक्स बार वाई बार समीशन एक्स वाई बार, तो हमें नहीं मालूम। तो बच्चे आप ज़रा इस फार्मूले को देखें कि उसने हमें एक फार्मूला दिया होता है बी समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बी का फार्मूला होता है, तो आपको याद होगा एस एक्स स्क्वायर हम बोलते हैं समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार की क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये आएगा 132। ठीक हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ये 132 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एस एक्स वाई कैसे कैलकुलेट देंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जी हमारे पास एस एक्स का फार्मूला है, अगर हमने कोवेरियंस निकालना है इसका समीशन एक्स आई वाई आई ओवर एन माइनस एक्स बार वाई बार। तो देखिए बच्चे, उसने हमें समीशन एक्स आई वाई आई भी दिया हुआ है, एक्स बार भी दिया हुआ है, वाई बार भी दिया हुआ है और ये वैल्यूज़ भी दी हुई है। सो आप इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे और आपके पास एस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जो इसका आंसर आएगा वो आप बी में पुट करेंगे, नीचे आप 132 रखेंगे और फिर इस ए को इस तरह से पुटअप कर लेंगे और उसको जो भी आंसर्स आएंगे उसको इस लाइन में पुट करेंगे, तो आपके पास बी का आंसर निकाल के जो भी आंसर्स आएंगे तो आपके पास ये गिवन इक्वेशन के, मैं आपको ज़रा डीप हिंट दे रही हूँ इसका क्योंकि स्टूडेंट से ये सॉल्व नहीं हुआ था। तो आप इसमें पुट करेंगे तमाम वैल्यूज़, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये ज़रा गौर से एक दफ़ा देख लें कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट 14.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सॉल्व होना है, इसमें फार्मूलाज इस तरह से सेट होने हैं बच्चे, क्योंकि हमें उसने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो हमने इस और इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे ये देखना है कि इस पे कौन से फार्मूलाज लगने हैं। तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही थी, तो इस तरह से हमने फार्मूला ये वाला फार्मूला पुटअप होगा, और क्योंकि रिक्वायर्ड हम ये देखेंगे ना कि ये वाला फार्मूला कैसे है, तो ये चीज़ें उसने हमें प्रोवाइड की हुई थी, तो हम उसका निकाल लेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सिंपल लीनियर कोरिलेशन, जो कि आज हमने पढ़ना है। ओके जी स्टूडेंट्स, बाकी सारे क्वेश्चन आई थिंक सो आपके ओके थे, क्योंकि किसी ने कमेंट नहीं किया, तो आपने जो बाकी क्वेश्चंस दी हैं, जैसे आपके पास जो है वो क्वेश्चन 6 के 5 तक हुए थे, 6 7 ये वाले क्वेश्चंस भी आपने करके देखने हैं, बिकॉज़ ये बहुत सिंपल है। इनका रिव्यू पहले भी मैंने दिया हुआ है कि ये किस किस तरह से आपके क्वेश्चंस होने हैं, तो इन क्वेश्चंस को और ये वाले आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं एज अ असाइनमेंट। ठीक है,
क्योंकि इनके फार्मूलाज बहुत ईजी हैं। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा इन क्वेश्चंस में से, क्योंकि ये एक ही तरह के एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और सब में सिर्फ लाइन फिट अप करनी है, ठीक हो गया। और इन सब की जो लेआउट है वो पहले भी हमने पहले स्टार्ट के क्वेश्चन में करवा लिया, तो वही रिपीटेड वही चीज़ें आ रही हैं। तो आपने क्या करना है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। जिस तरह से अभी बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि ये वाला पार्ट नहीं हुआ, तो बच्चे आपने वही पार्ट मुझे बताना है कि ये पार्ट या ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ऐसा है कि अब मैंने सिंपल लीनियर कोरिलेशन स्टार्ट करना है आज टॉपिक, ठीक है। द सिंपल लीनियर कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ क्लोजनेस ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। कहता है द सिंपल लीनियर कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि किसी के दरमियान कितना रिश्ता जाता है, मतलब उनमें आपस में कितनी स्ट्रेंथ है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ की कितनी बढ़ती है या कम होती है, ये दूसरी। जैसे आपकी वेट एंड हाइट्स होते हैं, तो हाइट वेट किस तरह से बढ़ता है और कम होता है, ये आपने बताना है। द पर्पस ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन इज़ टू डिटर्मन वेदर आर नॉट टू वेरिएबल आर रिलेटेड। वो ये बताता है, हमारे पास सिंपल कोरिलेशन ये नहीं बताता, वो हमें ये बताता है, इसका पर्पस ये होता है कि डिटर्मिन वेदर और नॉट टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, मतलब दो वेरिएबल किस तरह आपस में रिलेट हैं। दैट इज़ वेदर वन वेरिएबल टेंड्स टू इंक्रीज एंड अदर इन डिक्रीज, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कितना कम होगा, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा कितना कम होगा। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशंस है, इसके मुख्तलिफ एक्सेप्ट्स हैं, देख लेते हैं। It measured the closeness of the linear regression to the distribution of observation of a dependent variable with associate value of an independent variable। कहता है it measured the closeness of the linear regression, ये आपकी linear regression distribution of observation, मतलब आपकी वो ऑब्जर्वेशन जो आपके पास ऑब्जर्व्ड होती है, और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो एसोसिएट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कितने रिलेटेड हैं, उनमें कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसको जो है वो हमें सिंपल लीनियर कोरिलेशन बताता है। इट measure द डिग्री एक्सटेंड और स्ट्रेंथ ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन टू वेरिएबल। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपको एक्चुअली में क्या मैयर करके देता है, ये हमें कैलकुलेट कर देता है डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, कि मतलब दो वेरिएबल में कितनी कोवेरिएबिलिटी है, मतलब को मीन इकट्ठा, मतलब कितनी उनमें इकट्ठा कितना चेंज आ रहा है, मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है, तो उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास कोवेरिएबिलिटी होती है। जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो हम कहते हैं अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है, हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और डिमांड मतलब किसी चीज़ की चाह, डिमांड, ये हमारे पास है डिपेंडेंट, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारे पास क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी चेंज आता है, एक के चेंज होने से दूसरे में कितना। और अगर हम कहते हैं प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो इसमें हम एज अ इकोनॉमिकली हम कहते हैं कि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब उनमें कितने परसेंट जो है वो क्लोज रिलेशनशिप है, उसको हम किससे जो है वो देखेंगे, वो हम सिंपल कोरिलेशन, आप इसको SLC भी कह सकते हैं, सिंपल लीनियर कोरिलेशन से इसको मेजर करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसीजिंग चैप्टर, हमने पहले जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा रिग्रेशंस के बारे में। हम वी शैल नाउ टू डिस्कस द सेकेंड स्टेप्स ऑफ कोरिलेशन। द अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज टू लीव द टाइप ऑफ फ्रॉम द रिलेशनशिप्स अनस्पेसिफिकली एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। अब देखें जी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, जो हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है, सॉरी द कोरिलेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव आर डायरेक्ट, हम पॉजिटिवली या डायरेक्ट, इफ द टू रैंडम वेरिएबल टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो साइमल्टेनियसली, दैट इज द कोरिलेशन इज पॉजिटिव इफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन हैव पॉजिटिवली स्लोप्स, अगर उनकी स्लोप्स जो हैं वो आपस में पॉजिटिव होंगी तो हम कहेंगे हमारे पास ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है, ठीक हो गया। क्या वो कह रहे हैं, वो एक्चुअली में ये आपसे कहना चाह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स
एक मैं अपने पास जो ले रही हूँ चेक करना चाह रही हूँ मार्क्स, और देन द अदर वेरिएबल या स्टडिंग आवर्स, आपके स्टडिंग आवर्स कितने हैं, वो कितने घंटे पढ़ता है स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको इंडिपेंडेंट आप कहते हैं, अगर एक स्टूडेंट ज़्यादा घंटे पढ़ता है मतलब ज़्यादा स्टडी करता है तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं, ठीक हो क्या। और अगर वो कम स्टडी करता है तो उसके मार्क्स भी कम आते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप्स को देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मार्क्स को हम वाई कह लें और इसको एक्स कह लें, तो मैं कहती हूँ अगर एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, स्टडी और बढ़ रहे हैं, तो आपकी मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास ये कंडीशन है, मतलब कि आपकी अगर आपके स्टडी आवर्स बढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपके मार्क्स आएंगे एक स्टूडेंट के। तो ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्या है जी, पॉजिटिव सिंपल लीनियर कोरिलेशन है। और अगर आप कहते हैं कि आपके स्टडी आवर्स जो हैं, मीन्स कि आपने फ़र्ज़ करें आपके स्टडी और कम हो रहे हैं, आप इतनी तो मतलब इतनी मेहनत से नहीं पढ़ रहे, हम घंटे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आपने अच्छा नहीं पढ़ा या पेपर एग्ज़ाम्स के बारे में के पास पढ़ा। अगर आपके स्टडी आवर्स कम हो रहे हैं, ठीक है, स्टडिंग आवर्स, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे, आप अपने मार्क्स या आपकी पोजीशंस भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर आपने अपनी स्टडी कम कर दी तो मार्क्स भी कम हो जाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव ही है, चाहे ये इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे ये इंक्रीजिंग स्टेज है कि ये चाहे इंक्रीज़ हो जाए, चाहे ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी। तो ये दोनों ही कंडीशन पॉजिटिव कोरिलेशन की है या डायरेक्ट कोरिलेशन की हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। द कोरिलेशन इज सेट टू बी परफेक्ट पॉजिटिव इज द रिलेशनशिप रैंडम, द टू रैंडम वेरिएबल परफेक्टली लीनियर विद पॉजिटिवली स्लोप। अब स्लोप्स कौन सी होती हैं, सारी बात है, स्लोप आपके पास जो है वो बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई होता है, दैट इज़ अ स्लोप। बी इज़ अ स्लोप, हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो बीटा है वो स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है, रिग्रेशन लाइन की स्लोप है। तो अगर आप एक्स ऑन वाई की करेंगे तो वाई ऑन एक्स ये कोफिशिएंट है, और अगर बी को करेंगे तो बी ऑन, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, वाई एक्स ये भी पॉजिटिव है और बी एक्स ऑन वाई इसका आंसर भी पॉजिटिव है, तो इट्स मीन कि कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। अगर ये वाली नेगेटिव साइन के साथ है और माइनस बी एक्स ऑन वाई ये वाली स्लोप भी नेगेटिव ही है, तो फिर भी माइनस माइनस प्लस दोनों ही पॉजिटिव ही होंगे, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं तो भी पॉजिटिव है, दोनों के साइन नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव है। क्योंकि सारी बात है, जब आप कहते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ज्योमेट्रिक मीन होता है, आप आगे फार्मूला पढ़ेंगे एक्स कोरिलेशन का, एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप ऑफ लाइन को जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उनका अंडर रूट ले लें, तो ये ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास आर रिलेशन कोरिलेशन। तो हम कहते हैं अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव, अगर दोनों के आंसर नेगेटिव हैं तो तब भी जब नेगेटिव 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 से टकराएगा तो पॉजिटिव है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये परफेक्ट पॉजिटिव है। नेगेटिव कोरिलेशन इसके इन्वर्स है, द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द टू रैंडम वेरिएबल tends to move in the opposite direction, one random variable decrease as the other random variable increase, that is the correlation negative if the least square regression line have negative slopes। आपके पास उनकी नेगेटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होती है, द कोरिलेशन सेट टू बी perfect negative if the relationship between the two random variable is perfectly linear with negative slopes। अगर आपके पास जो है नेगेटिव स्लोप्स हैं और वो परफेक्टली लीनियर भी है, और लीनियर को भी हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर क्या होता है। अब ये फॉर्म हमारे पास कब बनती है, ये फॉर्म हमारे पास जो है वो नेगेटिव कब बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। तो प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, इसका मतलब है अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो
तो इट्स मीन ये नेगेटिव है, ठीक है, कि एक बढ़े और दूसरा कम हो। अब हमारे पास नेगेटिव कब आता है, आर या कोरिलेशन जो है वो आर कब कोरिलेशन आता है, जब सारी बात है बी एक्स ऑन वाई स्लोप ऑफ लाइन्स हैं और वाई ऑन एक्स ये दो अलग लाइन्स की हैं। अगर बी एक्स ऑन वाई दोनों में से एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, मतलब दोनों में से दोनों की साइन चेंज हो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी हो, देन इट इज़ अ नेगेटिव होगा, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया कि एक पॉजिटिवली इफेक्ट रख रहा है और एक नेगेटिव रख रहा है, तब हम कहते हैं कि ये दोनों हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट लेके आ रही हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए द रिलेशनशिप परफेक्ट नेगेटिव, अब लीनियर की बात वो कर रहा है, लीनियर कब होते हैं, तो लीनियर का मतलब ये होता है बच्चे कि आपके पास लीनियर वो बात अगर आप इसको कॉन्सेप्ट्स में जाएं तो लीनियर की अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म इन स्मॉल क्लासेस में देखें तो आप लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो आपके पास वेरिएबल है उसकी कोई भी पावर नहीं होती, और इसको अगर आप स्टेटिस्टिक्स में देख लें, अगर आप इसको स्टेटिस्टिकली देखेंगे तो आपके पास जो है आप कहते हैं वाई आई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और अगर मैं इसको पॉपुलेशन लाइन लिखूँ तो वाई आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई। तो हम कहते हैं ये जो आपके पैरामीटर हैं अल्फ़ा इंटरसेप्ट और बी इज़ अ स्लोप, बीटा इज़ अ स्लोप, तो ये स्लोप और जो आपके पास अल्फ़ा है ये दोनों आपके पास पैरामीटर हैं। तो आपकी पैरामीटर पावर में नहीं होने चाहिए, मतलब कि इस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फाइंड आउट करना चाहिए कि आपके जो पैरामीटर हैं उनकी ना तो पावर हो और ना ही ये वेरिएबल की पावर हो, ना वेरिएबल्स की पावर हो, ना ही आपके पैरामीटर पावर्स में हो और ना ही पैरामीटर किसी वेरिएबल की पावर में हो, तो इसे हम कहते हैं लीनियर। तो लीनियर आपका जो रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए। तो फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, कभी कोरिलेशन कभी नहीं भी होता। इफ़ वन लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज हॉरिजेंटल एंड द अदर लीस्ट स्क्वायर लाइन इज वर्टिकल देन इज देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू रैंडम। कहते हैं एक आपके पास अगर फ़र्ज़ करें, एक आपके पास जो फॉर एग्जांपल एक आपके पास लाइन जो है वो वर्टिकली है और एक हॉरिजेंटली है, ठीक है, इस तरह से आपकी रिग्रेशन, तो इसका मतलब है नो कोरिलेशन, आपके के दरमियान कोई भी उन वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, मतलब एक वर्टिकली आ रही है एक हॉरिजेंटली आ रही है, तो इट्स मीन कि देयर इज़ अ टू रैंडम वेरिएबल, देयर इज़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, और वहाँ पे हम ये कहेंगे कि कोरिलेशन एक्स और वाई जो है अगर दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो जारी बात है तो तब हमारे पास कोरिलेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि जारी बात है जब आपने कोरिलेशन निकालना है और उनके दरमियान ये तीन केसेस हों तो फिर एक वेरिएबल को दूसरे पे डिपेंड करना है, और अगर वो आपस में डिपेंड नहीं करे तो इट्स मीन, और जहाँ पे कोरिलेशन ज़ीरो आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है और इनके दरमियान कोई भी कोरिलेशन मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें कोरिलेशन एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेटिस्टिकली टेक्निक अप्लाई बाय स्टेटिस्टिशियंस इस कोरिलेशन एनालिसिस। आपके जो स्टेटिस्टिशियन है वो बहुत मेजरली आपका जो है वो कोरिलेशन को हम यूज़ करते हैं। In purely correction problem, both the variable x and y are random and the relationship between there is a simultaneous and symmetrically, आपके अंदर symmetrically होता है। ये एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट, पर्सन एक ही पर्सनस के हाइट एंड वेट में देखें तो रिलेशनशिप एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ्स एट द टाइम दे आर मैरिजिंग, मतलब शादी के टाइम पे एज ऑफ हस्बैंड और वाइफ्स इनमें भी रिलेशनशिप होता है। आईक्यू ब्रदर एंड आईक्यू सिस्टर्स, मतलब एक ही फैमिली की सिस्टर एंड ब्रदर हैं तो उनके आईक्यू लेवल्स में भी रिलेशनशिप पाया जाए। मार्क ऑफ स्टूडेंट इज इकोनॉमिकली एंड इन स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स के और स्टैट्स के मार्क्स अगर आप स्टूडेंट्स के लेना चाह रहे हैं तो उनमें भी आपके पास रिलेशनशिप। इनकम आईक्यू पर्पस, मतलब आपके पास आईक्यू पर्पस की डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, किसी चीज़ की जो है वो डिमांड। डेली वेजेस एंड ओवर वेजेस आपके पास, मतलब ओवर टाइम की वेजेस। गोल्ड प्राइस एंड सिल्वर प्राइस, चांदी और सोने की, ये बहुत सी एग्जांपल हैं
जो कि हमारे पास कोरिलेशन एनालिसिस की हैं। In correlation problems, we sample from a population, observing two measure to each individual in the sample. For example, if a person is selected random, आपके पास randomly आता है और आपने उसका weight और height लेनी है, तो सारी बात है आप पहले उन लोगों का sample लेंगे, फिर उनके बारे में टेक्निक निकालेंगे रिलेशनशिप की, ठीक है। अब आप देखें सिंपल कोरिलेशन कोफिशेंट्स क्या होते हैं। सिंपल लीनियर कोफिशेंट जो है इज़ अ रैंडम, ये ऑर्डर्ड पेयर्ड होते हैं, एक्स एंड वाई इज़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बाईवेरिएट पॉपुलेशन। बाईवेरिएट दो वेरिएबल की इकट्ठी। देखें इसको हम साइन ऑफ आर से डिनोट करते हैं कोरिलेशन को। इसका फार्मूला होता है आर एस एक्स वाई एस एक्स, एक ये फार्मूला होता है। इसके अलावा इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रेजेंट, और मोस्टली जो इस फार्मूले को लिखा जाता है वो इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि एन समीशन एक्स आई वाई आई माइनस समीशन एक्स आई वाई समीशन वाई आई एन समीशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस समीशन एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो ये डिफरेंट टाइप के इसके फार्मूला है, आर से इसको डिनोट करते हैं। दिस आर इज़ अ मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर ऑफ रो पॉपुलेशन कोरिलेशन है, और इसकी सैम्पल का जो है उसे आर कहते हैं। द पर्पस सब्सट्रैक्टिंग एक्स बार एंड वाई बार इंक्रीज्ड इंडिकेट दैट इज द ओरिजिन हैज़ बी शिफ्टेड एक्स बार वाई बार। ठीक हो गया। तो ये आपने कोरिलेशन इसका देख लेना है। तो इसके कोरिलेशन के जो आपके पास फार्मूले हैं, ये आपने तकरीबन सारे ही फार्मूले याद करने हैं, क्योंकि उसने गिवन के अंदर पता नहीं कौन सा हमें फार्मूला दे देता है। जब वो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू देता है तो तब हमें ज़रूरत होती है कि हम ये जो है वो तमाम के तमाम निकाल के रखें। ने इसके जो हैं वो ये सारे फार्मूले अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसकी अकॉर्डिंग टू इसकी एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस रिलेटेड देखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने कमेंट्स करने हैं, आपको मैंने क्वेश्चंस बोले हैं लास्ट 14.1 एक्सरसाइज के, उसको आपने देखना है। जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी या जिस भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी वो आपने मुझे यूट्यूब में अपनी जब अटेंडेंस में रोल नंबर आपने लिखनी है और साथ मुझे वो पार्ट मेंशन कर देना है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो पार्ट समझा दूंगी जिस तरह मैंने आज के लेक्चर में आपको समझा दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।